आर्टिकल रहेगा उसमें हम लोगों ने किस किस चीज की बात करनी है। सबसे पहले आपने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एनर्जी की दो इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपने किसकी बात करनी है, काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों ने किसको डिफाइन करना है, एनर्जी को। एनर्जी को डिफाइन करने के बाद मैं आपको एनर्जी की दो बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, और उसके बाद किसकी बात होगी, पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। देखो जब मैं एनर्जी की बात करूं, जब मैं बात करूं एनर्जी की बात करूं, आपके ज़हन में क्या होना चाहिए। जब मैं एनर्जी की बात करूं आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या है। तो जब मैं एनर्जी की बात करूं आपके ज़हन में होना चाहिए द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी की जो एबिलिटी होती है, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, एक बॉडी की जो वर्क करने की जो एबिलिटी है, इस चीज का दूसरा नाम क्या होता है, एनर्जी होता है। व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज, किसी बॉडी की एनर्जी को आप लोग डिफाइन कर सकते हो, कैसे डिफाइन करोगे, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, एक बॉडी की वर्क करने की एबिलिटी का नाम क्या होता है, एनर्जी होता है। अब इस एबिलिटी की बजाय आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करो, कैपेसिटी, तो कैपेसिटी का वर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, एक बॉडी की जो कैपेसिटी होती है क्या करने की, वर्क करने की, इस चीज का दूसरा नाम क्या होता है, एनर्जी होता है। तो जब मैं एनर्जी की बात करूं आपके ज़हन में बस यही बात होनी चाहिए, एनर्जी इज एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, एनर्जी एक बॉडी की एबिलिटी होती है क्या करने की, वर्क करने की। एक बॉडी की वर्क करने की एबिलिटी का नाम, एक बॉडी की वर्क करने की कैपेसिटी का नाम क्या होता है, एनर्जी होता है। या आप यूं भी बोल सकते हो एनर्जी, एनर्जी इज ए कैपेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, एक बॉडी की जो कैपेबिलिटी होती है, द कैपेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, एक बॉडी की जो कैपेबिलिटी होती है क्या चीज, वर्क करने की, इस चीज का नाम भी क्या होता है, एनर्जी होता है। या आप यूं भी बोल सकते हो एनर्जी इज टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, किसी बॉडी के अंदर जो टेंडेंसी होती है क्या करने की, वर्क करने की, इसका नाम क्या होता है, एनर्जी होता है। या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि एनर्जी इज दैट एजेंट, एनर्जी वो एजेंट होता है दैट ब्रिंग चेंज इन ए बॉडी, जो एक बॉडी के अंदर क्या लाता है, चेंज लाता है। तो दैट एजेंट विच ब्रिंग चेंज इन ए बॉडी, वो एजेंट जो बॉडी के अंदर एक चेंज लेके आता है, इसका नाम क्या होता है, एनर्जी होता है। तो जब भी एनर्जी की बात की जाए तो आपके ज़हन में ये सारी बातें होनी चाहिए कि एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एनर्जी क्वांटिटी कौन सी है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो याद रखो एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी का नाम है, स्केलर क्वांटिटी का नाम है। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी किस चीज का नाम होता है, स्केलर क्वांटिटी का नाम होता है, बिकॉज इट इज स्पेसिफाइड बाय, क्योंकि हम लोग इसको स्पेसिफाई करते हैं, किससे स्पेसिफाई करते हैं, बिकॉज इट इज स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, क्योंकि हम लोग इस एनर्जी को सिर्फ स्पेसिफाई करते हैं किससे, मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इस वजह से हम बोलते हैं कि एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है। तो एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इस क्यों स्केलर है, बिकॉज इट इज स्पेसिफाइड बाय
मैग्नीट्यूड ओनली, क्योंकि जब आप लोग इसको स्पेसिफाई करेंगे तो किससे स्पेसिफाई करेंगे? सिर्फ मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई करेंगे। अगर हम एनर्जी को मेजर करने की बात करें कि एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं, तो एनर्जी वैसे है क्या, तो मैंने आपको बता दिया एनर्जी क्या है। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। चूंकि ये बॉडी के अंदर एबिलिटी होती है, क्या करने की एबिलिटी होती है? टू डू वर्क। किसी बॉडी के अंदर जो वर्क करने की जो एबिलिटी होती है उसको एनर्जी बोलते हैं। किसी बॉडी के अंदर वर्क करने की एबिलिटी का नाम क्या होता है? एनर्जी होता है। किसी बॉडी के अंदर वर्क करने की किसको बोला जाता है? एबिलिटी को बोला जाता है। ठीक है ना? हो गया। एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। तो इस वजह से आप बोल सकते हो जब हम एनर्जी को मेजर करेंगे, जब एनर्जी को क्या करेंगे? मेजर करेंगे, तो इसके लिए वही यूनिट होगी जो वर्क के लिए होगी। वर्क के लिए आपने कौन सी यूनिट यूज की? वर्क के लिए आपने यूनिट यूज की है जूल। तो इस वजह से आप बोल सकते हो कि एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल। एनर्जी को किस में मेजर करेंगे? जूल में। इसके अलावा आपको पता है वर्क को मेजर करने के लिए हम लोग एक और यूनिट भी लगाते हैं जिसका नाम अर्ग है। तो इस वजह से यहां भी आप अर्ग जैसी यूनिट भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एनर्जी को मेजर, वर्क को मेजर करने के लिए फुट पाउंड का इस्तेमाल करते हो, तो यहां एनर्जी को भी मेजर करने के लिए फुट पाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये याद रखो, लेकिन ये बात अपने ज़हन में रखो कि हमारे पास ये जो एनर्जी होती है, एनर्जी को मेजर करने के लिए कमर्शियल लेवल पे जो यूनिट इस्तेमाल होती है, वो कमर्शियल लेवल के ऊपर जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं इसको बोला जाता है किलोवाट आवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलोवाट आवर्स बोलते हैं। यानी किलोवाट आवर्स, किलोवाट आवर्स, किलोवाट आवर्स इज द यूनिट यूज फॉर एनर्जी। इसको आप एनर्जी के लिए यूज करते हो किसके ऊपर? आना कमर्शियल लेवल। कमर्शियल लेवल के ऊपर एनर्जी को मेजर करने के लिए हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं वो हमारे पास कौन सी यूनिट होती है? किलोवाट आवर्स होती हैं। तो जब मैं एनर्जी की ऐसा यूनिट की बात करूं तो आपके ज़हन में होना चाहिए जूल होना चाहिए, लेकिन एनर्जी को मेजर करने के लिए आप किलोवाट आवर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब आपको बताता चलूं कि एनर्जी की और कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसकी जरा बात कर देते हैं कि एनर्जी के लिए आप लोग कौन कौन सी टाइप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना? तो इस सूरत में सबसे पहले एनर्जी की अगर हम फॉर्म्स की बात करें, एनर्जी की फॉर्म्स की बात करें, किसकी बात करें? एनर्जी की फॉर्म्स की बात करें कि व्हाट आर दी फॉर्म्स, कौन कौन सी फॉर्म्स हैं यूज फॉर एनर्जी। आप एनर्जी को मेजर करने के लिए एनर्जी के लिए कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, तो याद रखो देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, लेकिन इसमें ये जो दो फॉर्म्स में आपको बता रहा हूं, कौन कौन सी? एक हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी है, एक कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है, और एक एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, ये एनर्जी की दो बेसिक टाइप्स हैं। वैसे तो आपने एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स पढ़ी हैं, लेकिन एनर्जी की दो बेसिक टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी एनर्जी को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी की बात करने जा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? देखो, अगर हम लोग चले काइनेटिक एनर्जी की तरफ चलें तो इसमें ये जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है काइनेटिक, काइनेटिक के मीनिंग्स होते हैं मोशन के होते हैं।
जब मैं काइनेटिक की बात करूं, आपके जहन में क्या होना चाहिए? काइनेटिक मीन मोशंस के होते हैं। तो देयरफॉर आप ये कह सकते हैं द एनर्जी पोजेसेस बाय ए बॉडी, वो एनर्जी जो एक बॉडी रखता है, द एनर्जी पोजेसेस बाय ए बॉडी, द एनर्जी पोजेसेस बाय ए बॉडी, वो एनर्जी जो एक बॉडी पोजेस करता है, किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स मोशन, कि जो वो एनर्जी जो बॉडी किसकी वजह से रखता है? मोशंस की वजह से रखता है। उस एनर्जी का नाम क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। यानी काइनेटिक के मानी ही किसके हैं? मोशन के हैं। तो देयरफॉर आप ये कह सकते हैं दैट एनर्जी व्हिच पोजेसेस बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, वो एनर्जी जो एक बॉडी के पास होती है, लेकिन किसकी वजह से होती है? मोशंस की वजह से होती है। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। या आप यूं भी बोल सकते हो एनर्जी इन ए बॉडी, एक बॉडी में जो एनर्जी होती है, एनर्जी इन ए बॉडी, एक बॉडी में जो एनर्जी होती है, लेकिन किसकी वजह से? ड्यू टू द मोशन। एक बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है, लेकिन ये एनर्जी किसकी वजह से हो? मोशंस की वजह से हो। ऐसी एनर्जी को क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक के मीनिंग्स ही किसके होते हैं? मोशंस के होते हैं। काइनेटिक के मीनिंग्स किसके होते हैं? मोशंस के होते हैं। अगर काइनेटिक के मीनिंग्स किसके हैं? मोशन के हैं। तो इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि द एनर्जी possessed by the body due to its motion। लेकिन जब मैं काइनेटिक एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म की बात करूं, तो आपके जहन में ये फॉर्म होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन सी फॉर्म यूज करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है, मैं इधर लिख देता हूं, ये होती है 1/2 mv²। 1/2 यानी काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फॉर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी होती है? 1/2 mv²। लेकिन आपको पता है v² को हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ी थी, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ी थी, याद है ना? देखो अगर v², देखो अगर मैं v.v लूं, v की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लूं? v के साथ ले लूं, तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा? सबसे पहले यहां इस पहले वेक्टर v की क्या आएगी? मैग्नीट्यूड आएगी। तो सबसे पहले इस वेक्टर v की मैग्नीट्यूड आ गई, फिर इस वेक्टर v की क्या आ जाएगी? मैग्नीट्यूड आ जाएगी। उसके बाद क्या आएगा? कॉस आएगा। और उसके बाद क्या आएगा? कॉस आएगा। और उसके बाद क्या आएगा? एंगल आ जाएगा। एंगल यहां क्या होगा? v और v के दरमियान 0 डिग्री। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, एवरी वेक्टर इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हर वेक्टर अपने आप के क्या होता है? पैरेलल होता है। तो इस वजह से एंगल क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो अब जरा देखो v.v क्या बन गया? v.v बन जाएगा v into v। क्या आंसर आ गया? v² आ जाएगा। v into v, v² आ जाएगा। और cos 0 क्या होता है? 1 होता है। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। तो v.v क्या आ जाएगा? v² को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर आ गया? v² आ जाएगा। इसका मतलब ये निकल आया कि इस v² की जगह आप लगा सकते हैं, क्या लिख सकते हो? v² की जगह आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v² को आप यूं भी लिख सकते हो v.v। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को विक्टोरियल फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे? यूं लिखोगे 1/2 m v² को क्या लिखना पड़ेगा? v.v लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इस सूरत में इसको v.v लिख सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कहां से आ गए? ये कहां से आ गए? ये इक्वेशन कहां से बनी जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्म बोलते हैं? किसकी? काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की ये फॉर्म आपके जहन में होनी चाहिए। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2
mv स्क्वायर। इस फॉर्म को फिलहाल छोड़िएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म आपको पता चल गई, क्या आ गई, 1/2 mv स्क्वायर, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये इक्वल आ गई, किसकी इक्वल आ गई, 1/2 mv स्क्वायर को आपने क्या लिख दिया, v डॉट v लिख दिया। अब थोड़ा सा मजीद आगे जरा चलते हैं, थोड़ा सा अगर आप मजीद आगे जरा चलें तो हमारे पास और क्या सूरत हो सकती है। अब जरा देखें, इसकी डेरिवेशंस की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ, इसकी डेरिवेशंस की तरफ चलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिराइव करें, काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिराइव करें। तो उसके लिए हम लोग सपोज कर लेंगे कि कंसीडर ए बॉडी, फर्ज करो क्या है, एक बॉडी है ऑफ मास m, जिसका मास क्या है, m है। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, सपोज कर लो कि एक बॉडी है, उस बॉडी का मास क्या है, m है। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है, उसका मास क्या है, m है, which is initially at rest, जो इनिशियली किस में है, रेस्ट में है। यानी कंसीडर ए बॉडी स्टार्ट मोशन इनिशियली फ्रॉम रेस्ट, फर्ज करो एक बॉडी है, इनिशियली किस में है, रेस्ट में है। जब ये बॉडी इनिशियली रेस्ट में होगा, जब ये बॉडी इनिशियली किस में होगा, रेस्ट में होगा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी vi क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी क्या नहीं होगी, क्यों, बॉडी किस में, रेस्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये बॉडी सपोज करो मोशन स्टार्ट करने लगा है, ये बॉडी क्या करने लगा, मोशन स्टार्ट करने लगा है। इस बॉडी, ये बॉडी जब मोशन स्टार्ट करने लगेगा, जाहिर बात है इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स F अप्लाई करेंगे। और जब हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स F अप्लाई करेंगे तो बॉडी रेस्ट से अपनी मोशन को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, बॉडी रेस्ट से अपनी मोशन को स्टार्ट करेगा। और कुछ देर के बाद आप देखेंगे ये बॉडी यहां से मूव करके यहां पहुंच जाएगा और बॉडी डिस्प्लेसमेंट क्या कवर करेगा, डी कवर करेगा। बॉडी क्या कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट डी कवर करेगा। और इस बॉडी की वेलोसिटी यानी vf इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, vf इज इक्वल टू v बन जाएगी। तो मैंने ये सपोज कर दिया कि क्या लिखेंगे आप लिखेंगे ये कंसीडर ए बॉडी विच स्टार्ट इट्स मोशन, जो अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा, कहां से स्टार्ट कर रहा, फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू कर रहा, यानी दैट इज vi क्या है, 0 है। यानी उस बॉडी की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। और उसके बाद वो मूव करने लगा विद वेलोसिटी v, यानी जब बॉडी में मोशन आ गई ना तो बॉडी किस वेलोसिटी से जाने लगा, v से। तो दैट इज इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई, क्या बन गई, v बन गई। समझ आ रही है बात इनकी। तो देखो हमारे पास मैंने सपोज क्या किया, मैंने सपोज ये कर दिया एक बॉडी है जिसका मास m है, जिसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने रखा है, इनिशियली रेस्ट में उस पर आपने फोर्स लगाई, बॉडी इस पोजीशन से मूव करके उस पोजीशन पर पहुंचा, तो बॉडी ने क्या कवर कर दिया, एक डिस्प्लेसमेंट टी कवर कर लिया। अब जरा देखो, जब बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया है, जब बॉडी ने क्या कवर किया है, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो इट्स मीन, इसका मतलब ये निकला है कि वर्क डन हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलिए वर्क डन होगा, हो जाएगा। वजह, वर्क क्यों डन हुआ, वर्क क्यों डन हुआ, इस वजह से वर्क डन हुआ है, बॉडी पे फोर्स लगी और बॉडी ने फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। जब बॉडी पे फोर्स लगे, बॉडी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करें तो वर्क क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। लेकिन ये वर्क कितना डन हुआ, ये वर्क कितना डन हुआ, इस वर्क को अगर मैं निकालूं तो हम लोगों ने वर्क की इक्वेशन पढ़ी है जी, क्या इक्वेशन पढ़ी है,
W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। पढ़ा या नहीं पढ़ा? आपने वर्क की इक्वेशन पढ़ी है। कौन सी इक्वेशन पढ़ी है? W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। हमने वर्क की ये इक्वेशन पढ़ी है, लेकिन इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितने डिग्री का होगा? कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का आ जाएगा। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितने का होगा? 0। क्यों 0? क्यों 0? इस वजह से जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है, बॉडी ने उसी डायरेक्शन में क्या की है? मोशन की है। तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 डिग्री है। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू एफ डी आ जाएगा cos थीटा। थीटा की जगह क्या डाल देंगे? 0 डिग्री डाल देंगे। तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब थीटा 0 हो गया तो वर्क किसके बराबर आ गया? एफ डी आ जाएगा। और cos 0 क्या होता है? cos 0 क्या होता है? cos 0 1 होता है। cos 0 1 है तो वर्क किसके बराबर आ गया? एफ डी के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये निकला, अगर बॉडी यहां से यहां गया तो बॉडी ने कितना वर्क किया? एफ डी किया। तो आप लिख सकते हो एज वी नो दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्क। वर्क की डेफिनेशन से देखो, वर्क की डेफिनेशन के मुताबिक क्या है? W इज इक्वल टू एफ डी बन जाएगा। यानी वर्क कितना, बॉडी ने कितना वर्क किया, तो आपको पता होना चाहिए ये एफ डी वर्क बॉडी कर लेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लेंगे। अब आपने सिर्फ 2 बातें और निकालनी है। कौन कौन सी? आपको फोर्स चाहिए और साथ क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। और आपको पता है बॉडी पर फोर्स लगे, बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में क्या करता है? मूव करता है। बॉडी में क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो न्यूटन सेकंड लॉ से आपने पढ़ा है, बॉडी के ऊपर आपने कितनी फोर्स लगाई? तो बॉडी के ऊपर आपने कितनी फोर्स लगाई? F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma। ये फोर्स लगी कि नहीं लगी? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F किसके बराबर है? F किसके बराबर है? ma के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ये मेरे पास आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ये मेरे पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को पुट कर दो किसमें? इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो वर्क क्या बन जाएगा? वर्क इज इक्वल टू एफ। व्हाट इज एफ? व्हाट इज एफ? एफ क्या है? एफ इज इक्वल टू एम ए। और साथ क्या आ जाएगा? डी। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इसको कॉल कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या कॉल कर देते हैं? इक्वेशन नंबर 3 कॉल कर देते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हमें किसकी जरूरत है? डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है। अब डिस्प्लेसमेंट कहां से निकालें? तो आप लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन पढ़ी है कि 2as किसके इक्वल होता है? 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2as किसके इक्वल होता है? vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यानी अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है? 2as किसके इक्वल है? vf स्क्वायर माइनस। अब इस इक्वेशंस में थोड़ी सी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो कैसे। 2 तो अपनी जगह पे आ जाएगा। 2 कहां आएगा? अपनी जगह पे आ जाएगा। a इसी तरह आ गया। इनटू s की जगह क्या लगा देंगे? d लगा देंगे। यानी यहां से यहां तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? d कवर कर दिया। तो ये क्या बन गया? 2as की बजाय क्या बन जाएगा? 2ad बन जाएगा। vf मैंने आपको बोला था ना, इनिशियली बॉडी किस में था?
रेस्ट में था, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन जब बॉडी ने मोशन शुरू कर दी तो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी vf कितनी हो गई, v हो गई। तो इसका मतलब ये निकला vf की जगह आप लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, v, और v का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह vi की जगह क्या लगा सकते हो, जीरो, तो जीरो का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, vf क्या है, मैंने आपको कहा था ना vf किसके बराबर होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v, और vi क्या है, जीरो। क्यों, बॉडी इनिशियली किस में, रेस्ट में, जब बॉडी रेस्ट में तो vi जीरो है, जब बॉडी मोशन करने लगा तो वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। अब देखो जरा गौर करो, 280 ये इक्वल आ जाएगा v स्क्वायर नहीं हो जाएगा, माइनस जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो, v स्क्वायर से जीरो निकाल दो, v स्क्वायर से जीरो निकालो, क्या आंसर आ गया, v स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, v स्क्वायर से v निकालिए, क्या आंसर आ गया, v स्क्वायर आ जाएगा। और यहां से d निकालिए, तो d डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना आ जाएगा, यहां आ गया v स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या चीज आ जाएगी, 2a, देखो इधर मल्टीप्लाई हो रहा, इधर चल के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a हो जाएगा। समझ आ रही है बात। अब इसके बाद ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब इस वैल्यू को उठाइए और इस वैल्यू को उठाइए और कहां पुट कीजिएगा, इन इक्वेशन नंबर किसमें, 3 में। इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। जब मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा तो देखो, चलो मैं इधर पुट कर देता हूं, W इज इक्वल टू ma अपनी जगह पे आएगा कि नहीं आएगा, ma अपनी जगह पे आ जाएगा, ma ऐसे आ गया, into d, what is d, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। तो यहां बन गया v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने क्या लगा दिया, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a लगा दिया। अब यहां से ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इस सूरत में ये वर्क डन किसके बराबर आ गया, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बन गया, 2। चलो इसको आगे करके देख लेते हैं। तो ये वर्क डन कितना आ गया जी, बोलिए, ये वर्क डन कितना आ गया, 1 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, mv स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा गौर करें कि ये वर्क डन तुम्हारे पास कितना आ रहा है। तो ये वर्क डन आ गया, कितना आ गया, बोलिए, वर्क डन कितना आ गया, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये वर्क डन बराबर आ गया किसके, इसको देखो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, mv स्क्वायर बाय 2 को क्या लिख दूं, mv स्क्वायर बाय 2 को लिख सकता हूं 1/2, क्या लिख सकता हूं, और साथ क्या बच गया, mv स्क्वायर आ जाएगा 1/2 mv। तो ये बन गया वर्क डन कितना आ गया, 1/2। लेकिन मुझे बताओ ये वर्क डन किसकी वजह से हुआ है, दिस वर्क इज डन ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। ये वर्क डन किस वजह से हुआ, बॉडी की मोशंस की वजह से हुआ। तो therefore this work done will be stored in the body in form of kinetic energy। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो दिस वर्क डन will be stored in the body in form of काइनेटिक एनर्जी। तो इस वजह से इस वर्क डन की जगह आप क्या लगा सकते हो, बोलिए, क्या लगा दूं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 1/2
mv स्क्वायर आ गई, 1/2 mv स्क्वायर, ये हमारे पास क्या रही, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब देखो इस इक्वेशन से हम कुछ कंक्लूड कर रहे हैं, क्या कंक्लूजन हो रहा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। काइनेटिक एनर्जी कितने फैक्टर पे डिपेंडेंट, दो फैक्टर पर। एम का क्या मतलब, मैस ऑफ बॉडी, बॉडी के मैस के ऊपर डिपेंडेंट है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर है वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कंक्लूड दैट, इस इक्वेशन से हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर आ गया मास ऑफ द बॉडी और दूसरा फैक्टर आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी आ गया। अब देखो यहां से एक बात आपको ये एक बात बताऊं, यहां से चंद एक एमसीक्यूज आपके पेपर में बन जाते हैं। कैसे कि आपको यहां से ये पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और बॉडी का मास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी का मास बढ़ेगा, ग्रेटर इज द मास ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी का मास बढ़ेगा तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। यानी ग्रेटर इज द मास ऑफ द बॉडी, ग्रेटर विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। और अगर बॉडी का मास कम होगा ना तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन देखो एमसीक्यूज यहां से ये बन सकता है कि अगर आप किसी बॉडी का मास 2 टाइम तक बढ़ा दें, कितने टाइम तक, यानी एक बॉडी का मास 2 टाइम्स बढ़ा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितने टाइम बढ़ेगी, 2 टाइम। क्योंकि मास और काइनेटिक एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास को 2 टाइम करोगे काइनेटिक एनर्जी भी